नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहली जो खबर होगी वो पप्पू यादव से जुड़ी हुई गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी आप समझिए। दूसरी खबर आपको बताएंगे तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना क्यों साधा, ये आपको समझाएंगे। तीसरी खबर होगी राजगीर में मौत का ऑनलाइन गेमिंग एंगल क्या है, ये आपको बताएंगे। और चौथी खबर होगी झारखंड से क्यों गायब हो रही हैं महिलाएं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर पप्पू यादव के समर्थन में दिख रहे हैं, तो एनडीए नेताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई है। कानून का सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। शुक्रवार रात घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई और शनिवार को पटना हाईकोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पहले से लेकर अब तक बिहार का सियासी पारा हाई है। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं। सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए। इंस्पेक्टर है। पप्पू यादव के समर्थन में उतरे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई, लेकिन हमको लगता है कि ये बदले की भावना है। अगर कोई केस था तो उनको जमानत लेने का मोहलत दी जानी चाहिए थी। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई है, कानून का सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। और अगर उन्हें कोई इस पर शिकायत है तो वह अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं। बेवजह का हंगामा ड्रामा किसी को नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव जी, इस पर राजनीतिक प्रलाप की कोई जरूरत नहीं है। इस सच को कबूल करिए कि आप कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे थे। फिलहाल पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। वैसे बता दें मुख्यमंत्री शर्म करो कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी मकान पर अवैध कब्जे के आरोप में कोर्ट से निकले गिरफ्तारी वारंट के आधार पर हुई है। पप्पू यादव तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर कोर्ट ने गिरफ्तारी के साथ कुर्की का भी आदेश दिया था। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज के साथ, कटिहार से सुब्रत गुहा और मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, वो फिलहाल पीएमसीएच में है। लेकिन आइए अब आपको खबर बताते हैं, पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि पप्पू यादव वाला विवाद कब का है। तो आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है वो 1995 का है, यानी 31 साल पुराना ये मामला है। अब ये भी समझना जरूरी है कि पप्पू यादव पर आरोप क्या था। तो आपको बता दें, आरोप है पप्पू यादव पर कि पप्पू यादव ने जानकारी छिपाकर मकान किराए पर लिया और सांसद ऑफिस बनाकर मकान कब्जा कर लिया। अब इसको लेकर पटना के गर्दनीबाग थाने में केस दर्ज हुआ था। विनोद बिहारी लाल ने केस दर्ज कराया था। पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत की थी धोखाधड़ी की, जानकारी छिपाकर मकान किराए पर लिया, यह आरोप लगा था। सांसद ऑफिस चलाने की बात छिपाने का भी आरोप पप्पू यादव पर लगाया गया है। अब सवाल है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई, तो इसका जवाब है कि मकान पर अवैध कब्जे का पप्पू यादव पर आरोप था। तारीख पर कोर्ट में पेश भी पप्पू यादव नहीं हो रहे थे। कोर्ट से फिर गिरफ्तारी का वारंट था और कोर्ट से कुर्की का भी आदेश था, जिसको लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा को अब आप समझिए। दरअसल शुक्रवार रात करीब 11 बजे पप्पू यादव पटना पहुंचे। थोड़ी देर बाद पुलिस पप्पू यादव के घर पहुंच गई।
50 से ज्यादा पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने के लिए पप्पू यादव को उनके आवास पर पहुंचे थे। 5 थाने की पुलिस पहुंची और कई सिविल ड्रेस में थे। पप्पू यादव ने रात में गिरफ्तारी देने से इनकार किया। काफी देर तक अधिकारियों के साथ पप्पू यादव की बहस होती रही। पप्पू यादव ने कहा कि सुबह खुद वो कोर्ट जाएंगे, पुलिस चाहे तो हाउस अरेस्ट कर ले, थाना नहीं जाएंगे। घंटों चले ड्रामे के बाद भी पुलिस एक्शन पर अड़ी रही। पप्पू यादव के समर्थक गाड़ी पर चढ़ गए, नारेबाजी करने लगे। सांसद ने कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया और फिर अंत में पप्पू यादव गिरफ्तार हुए और देर रात IGIMS में चेकअप कराई। अब आप खबर तो समझिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासत आखिर क्यों तेज हो गई? तो पप्पू यादव ने पुलिस और सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, तो सत्ता पक्षी नेताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। कानून का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे आम आदमी हो या फिर कोई सांसद हो। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ अपडेट सामने आता है, लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बढ़ेंगे आगे और अब बात तेजस्वी यादव की। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव ने इस खास मौके पर एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जश्न की ये तस्वीरें हैं आरजेडी कार्यालय की। पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ खूब डांस कर रहे हैं। मौका है तेजस्वी यादव के बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद उनके ग्रैंड वेलकम की। आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी का भव्य स्वागत किया गया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि साजिश कर सरकार बनाई गई, लोकतंत्र में जनता हारी और तंत्र जीता, नीतीश कुमार कभी लीडर नहीं बन सकते हैं। गाँव में क्या हुआ नहीं हुआ हम इस पे ज्यादा जानना नहीं चाहते हैं। हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीता। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। नीतीश कुमार जी कितना बाकी होते रहे, वो केवल अधिकारियों के ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो लीडर नहीं बन सकते। बिहार का कोई लीडर है तो लालू यादव जी ही लीडर है। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। लालू प्रसाद ने अब तेजस्वी के हाथों में संगठन की बागडोर सौंप दी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी कार्यकर्ताओं में जोश फूंकते नजर आए। तो तेजस्वी यादव की तरफ से आज ये बड़ा हमला सरकार पर किया गया, लेकिन हम आपको खबर समझाते हैं कि आखिर ये आक्रामकता क्यों देखी गई। तो खबर आप समझिए। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में आरजेडी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ी। विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई। 2020 में 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी को 2025 में मात्र 25 सीटें मिली हैं। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट तेजस्वी यादव के लिए एक तौर पर बड़ा झटका था। रिजल्ट आने के बाद 1 महीने तक तेजस्वी यादव कहीं दिखे भी नहीं। हार के बाद से आरजेडी कार्यकर्ताओं में निराशा थी और इसी बीच लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ही तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव रिजल्ट पर सवाल उठाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि इस बार जनता हारी है, तंत्र जीता है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। राजगीर के धर्मशाला में 4 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में ऑनलाइन गेमिंग का एंगल सामने आया है और कर्ज और पैसे के लेन देन की भी आशंका इसमें जताई जा रही है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
बिहार के नालंदा जिले के राजगीर का दिगंबर जैन धर्मशाला तब सुर्खियों में आ गया जब 6 फरवरी को बेंगलुरु से आए एक ही परिवार के 4 सदस्यों का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला। बताया जाता है कि बेंगलुरु के रहने वाले GR नागा ने परिवार के सदस्यों के साथ 31 जनवरी को धर्मशाला बुक कराया था और तब से यहीं रह रहे थे। गुरुवार को उन लोगों को पावापुरी घूमने के लिए जाना था, लेकिन परिवार के 4 सदस्यों के शव कमरे में लटका मिला। अब इस संदिग्ध मौत मामले में ऑनलाइन गेमिंग का एंगल सामने आया है और कर्ज और पैसे के लेन देन की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस के भी कान खड़े हो गए हैं। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, राजगीर के धर्मशाला में 4 लोगों के शव मिले थे और ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे, ये जानकारी मिल रही है। मतलब धर्मशाला से जो 4 शव बरामद किए गए वो चारों एक ही परिवार के सदस्य थे। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु से आए थे और 31 जनवरी की तारीख से धर्मशाला में ही ठहरे हुए थे। मतलब 31 जनवरी को उन्होंने इसे बुक कराया, यहाँ पहुंचे और तब से यहीं रह रहे थे। 4 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत की वजह पुलिस तलाश रही थी। इसी बीच ऑनलाइन गेमिंग कनेक्शन सामने आया है। कर्ज और पैसे के लेन देन का भी शक जाहिर किया जा रहा है। अगर राजगीर में हुई मौतों का ऑनलाइन गेमिंग कनेक्शन पूरी तरह से सामने आ जाता है तो ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। 2023 से 2025 तक कई लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में सुसाइड किया है। अगर हम राज्य वाइज आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि कर्नाटक में 32, तेलंगाना में 20 और तमिलनाडु में 30 लोगों ने सिर्फ 2 साल में अपनी जान गंवा दी, सुसाइड कर लिया। ये कितनी बड़ी समस्या है इसको WHO की टिप्पणी से आप समझ सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को WHO ने भी गेमिंग डिसऑर्डर माना है। ये वैश्विक समस्या है, एक गंभीर बीमारी के तौर पर इसे माना गया है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ऑनलाइन गेमिंग पर आंकड़े क्या कहते हैं। तो आपको बता दें कि देश में करीब 65 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। ज्यादातर लोग रियल मनी गेम्स में दांव लगाते हैं। सालाना कारोबार 1.8 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप खबर तो समझिए, ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार क्या सोचती है। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने समाज को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। कई परिवारों ने अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा दी है। कई युवा इसकी लत का शिकार हो गए हैं। कुछ मामलों में तो वित्तीय तंगी के कारण लोग आत्महत्या जैसी घटना भी कर लेते हैं। अब आप खबर तो समझिए, ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने क्या कदम उठाया। तो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लाई गई है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 20 अगस्त को लोकसभा से पास की गई, 21 अगस्त को राज्यसभा से पास कराया गया और 22 अगस्त को यह कानून बन गया है। अब आप खबर तो समझिए, ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनने के बाद क्या कार्रवाई हुई। तो देश में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया गया है। स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड दोनों तरह के गेम पर रोक है। 242 अवैध ऑनलाइन गेमिंग लिंक्स ब्लॉक किए गए हैं और 7,800 से ज्यादा वेबसाइट्स बंद की गई है। सरकार की तरफ से सख्ती जरूर जारी है, लेकिन अभी भी लोग ऑनलाइन गेमिंग के लत में लगे हुए हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बोकारो में एक के बाद एक लापता हो रही महिलाओं के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। 4 फरवरी से लापता रिंकू देवी का सुराग नहीं मिल रहा। परिवार परेशान है और एसपी से गुहार लगाने पहुंचे हैं, लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई और जल्द खोजने का भरोसा दिया, लेकिन गुजरते समय के साथ परिवार की उम्मीद अब धुंधली होती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बोकारो में कहां लापता हो रही लेडीज। 4 फरवरी से लापता रिंकू देवी का सुराग नहीं। अब तक 2 लापता महिलाओं का मिला शव। मिसिंग होने के बाद मर्डर, सहमे हैं परिजन।
बोकारो से महिलाओं के लगातार लापता होने की खबर से हड़कंप है। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र से 12 फरवरी से लापता रिंकू देवी का सुराग नहीं मिलने से परिवार बेहद परेशान है। परिजन अनहोनी की आशंका से सहमे हैं। बेटे की माने तो मां दुकान से सामान खरीदने की बात कहकर निकली थी। ये कि दुकान जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। अच्छा, बस इतना ही। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर काफी देर तक आई नहीं घर। फिर आपने कॉल किया? हाँ। कांटेक्ट करने का कोशिश किया? हाँ। तो फिर उधर से मम्मी क्या बोली? पहले कॉल लगा नहीं था 2-3 बार, उसके बाद फिर जब कॉल लगा तो नेटवर्क ठीक नहीं था। पूरे मामले पर न्यूज 18 की पहल के बाद पुलिस एक्शन में आई। सिटी डीएसपी ने मामले की गहराई से जांच किए जाने का भरोसा दिया और जल्द ही मामले के खुलासे का दावा भी किया। 12 का जो आया कुछ है अभी उसमें 1 से 2 दिन के अंदर उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये अनुसंधान डिटेक्शन के बाद ही इसमें और भी खुल करके इसमें बताया जा सकता है। कुछ जैसे बिंदु आया है जो अभी बताना उचित नहीं रहेगा इसमें। इन सब चीजों पे जो अभी उद्भेदन के बाद हम लोग और स्पष्ट करेंगे इसमें मामले। पुलिस एक्शन की बात करती है, लेकिन खोजबीन में हो रही देरी, लापरवाही के लग रहे आरोप और ढीला ढाला रवैया अपनों के फिर से पाने की परिजनों की उम्मीदों को धुंधली करता जा रहा है। न्यूज 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। तो बोकारो से कहां लापता हो रही हैं लेडीज, ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि झारखंड में महिलाएं गायब हो रही हैं। अब झारखंड में महिलाओं के गायब होने वाली खबर को आप समझ लीजिए। देखिए, झारखंड में गायब होने वाली जो महिलाएं हैं उसके आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें तो हाल के दिनों में कुछ बच्चे गायब हुए, कुछ बच्चे वापस आए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक लापता हैं। और हाल के दिनों में कुछ महिलाएं भी झारखंड से गायब हुई हैं। गायब हुई 2 महिलाओं का शव अब तक मिला है। अब आप खबर तो समझिए। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासी समाज के लोग स्वभाव से सीधे होते हैं। लोगों से सीधापन का फायदा उठाकर मानव तस्कर इसका फायदा उठाते हैं। यही वजह है कि झारखंड में मानव तस्करी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। रोजगार के नाम पर तस्करी कर महानगर में ले जाया जाता है, फिर उन्हें नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करी की जाती है। बच्चों और महिलाओं को तस्करी कर बाहर ले जाया जाता है। कई बार सरकार की एजेंसी ऐसे लोगों को छुड़ा कर ले आती है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। आखिर कहां गायब हो रही हैं महिलाएं? सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या महिलाओं के गायब होने के पीछे कोई साजिश है, क्योंकि एक के बाद एक महिलाएं गायब हुई हैं। सवाल ये भी, क्या मानव तस्करी का शिकार हो रही हैं ये महिलाएं, क्योंकि किसी का कोई अता पता नहीं चल सकता है। और अब तक जो महिलाएं गायब हुई हैं उनमें से 2 का शव बरामद किया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दरभंगा में नोएडा वाला हादसा सामने आया है। तालाब में छात्रों से भरी कार डूब गई। हादसे की तस्वीर बेहद भयावह थी, लेकिन समय रहते लोगों ने छात्रों की जान बचा ली। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हादसे की ये तस्वीरें आपको दहला देगी। देखिए कैसे एक कार को जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा है। कार पूरी तरह तालाब में समा चुकी है। कार का कोई हिस्सा जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। जब जेसीबी से कार को खींचा गया तो पूरी की पूरी कार तालाब से निकलती दिखाई पड़ी। ये तस्वीर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की कहानी की याद दिला रही है। युवराज की कार पानी भरे गड्ढे में डूब गई थी और वो मौत के मुंह में समा गए थे। दरभंगा में कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। छात्रों से भरी स्कॉर्पियो तालाब में गिर गई। छात्र इंटर की परीक्षा देने जा रहे थे। इसी दौरान एग्जाम सेंटर के पास से ही कार तालाब में समा गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाया और सभी छात्रों को समय रहते सुरक्षित निकाल दिया गया। हमारा बच्चा इस गाड़ी में था। मेरा बच्चा ठीक ठाक गया एग्जाम देने के लिए। हमको पता लगा, हम अभी पहुंचे हैं और विशेष हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है, नहीं हुआ, कैसे गाड़ी अंदर। कहाँ की गाड़ी थी ये गाड़ी थी हनुमान नगर दुधिया की। अच्छा, तब कहाँ से आप लोग, बच्चा आपका कहाँ से आ रहा है? बच्चा हर एक गाँव से दुधिया का है, हनुमान नगर घर से बच्चा आ रहा है। काम चल रहा है। हमारा ऑफिस बगल में 2 कदम के बगल में ही हमको फोन आया है कि इस तरह से यहाँ पे स्कॉर्पियो माने पोखर में गिर गई है, डूब रही है वहाँ पे छात्र। हम लोग जैसे सूचना मिला हम बड़ी स्पीड से आए यहाँ पर अपने सहयोगी के साथ। वहाँ पे देख रहे कि गाड़ी डूब रही है। उसमें करीब 10 छात्र वहाँ पे बैठे हुए थे, उसको निकाला गया है। दरभंगा में इस भीषण हादसे में छात्रों की तो जान बच गई, लेकिन कार के तालाब में सामने की ये तस्वीर बेहद खौफनाक भयावह है।
हादसे के बाद समय पर छात्रों को मदद मिल गई और सभी छात्र की जान बच गई। अगर थोड़ी भी देर होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और आइए अब आपको खबर समझाते हैं और पूरा मामला बताते हैं। देखिए, हाल में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसने काफी ज्यादा डरा दिया है, सहमा दिया है। नोएडा में भी युवराज नाम के युवक की मौत हुई थी। दिल्ली में कमल नाम का युवक भी गड्ढे में गिरने से मौत का शिकार हो गया। और फिर दरभंगा की ये तस्वीर, दरभंगा में तालाब में छात्रों से भरी कार डूब गई। यानी प्रशासन की लापरवाही से लोगों की अब जान भी जा रही है। ये तस्वीरें कुछ यही बयां करती हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भारत अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील ने पड़ोसी पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका ने नए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की जानकारी देते हुए जो नक्शा इस्तेमाल किया, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK को भारत का हिस्सा माना है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील ने दुनिया भर में हलचल बढ़ाई है, जिससे पाकिस्तान पहले से परेशान था, लेकिन अब वो और ज्यादा तिलमिला गया है। भारत और अमेरिका के बीच अब अंतरिम ट्रेड डील के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने एग्रीमेंट की जानकारी देते हुए जो नक्शा इस्तेमाल किया है, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK को भारत का हिस्सा माना है। इस बयान के साथ जारी सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल भारत के नक्शे में POK सहित समूचे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अमेरिका की ओर से जारी यह नक्शा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये अमेरिका की सोच का बड़ा संकेत है। POK भारत का अभिन्न अंग है। मैप में अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा बताया गया है। अब अमेरिका के आधिकारिक अकाउंट से ऐसा नक्शा आने का मतलब ट्रंप प्रशासन के रुख में आए बदलाव को साफ देखा जा सकता है। कूटनीतिक तौर पर इसे बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये अमेरिका की ओर से भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। यह कदम भारत अमेरिका रणनीति और राजनीतिक भरोसे को और भी मजबूत करता है। ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी भारत के नक्शे ने पाकिस्तान को असहज कर दिया है। हालांकि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को किसी बाहरी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का ये कदम पाकिस्तान के दावे को दरकिनार करता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।